रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल किसी मेटल के सॉल्ट से और उसके सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इससे रिलेटेड एक रिएक्शन की टाइप भी बनती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ें, डीप में जाएं, तो देयर विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन डिफरेंट बेसिस। तो हम आज यही सब डिस्कस करेंगे। तो बाय नेचर सोडियम था। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव है। इन्हीं के हवाले से मैंने ये जो दो शेर सुनाए थे, ये इन्हीं के हवाले से थे, इन्हीं के रिगार्डिंग थे कि मैं वही पोटेशियम हूँ जो रिएक्टिव है बहुत, मुझको भी कंट्रोल करने एक एटॉमिक दल गया। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और उससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या हैं। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों का फीडबैक जब लिया डिफरेंट क्लासेस में, तो मुझे पता लगा कि शायद आप ज़ीरो हैं इस मामले में, तो आपको बताना पड़ रहा है, मुझे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस रिएक्टिविटी सीरीज़ पर वर्क किया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया, सेल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आए, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ इशारा करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के एतबार से, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया गया है, या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। आप दोनों कर सकते हैं। यू कैन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जो मैंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख सकते हैं मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो आप डिक्रीजिंग में भी रख सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर आपको ये पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, वो आप सारे के सारे कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो सबसे पहले बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। आप स्क्रीन पे देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके सामने आ रही है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसको गूगल से डाउनलोड कीजिए, या बुक से याद कीजिए, कहीं से भी याद कीजिए, कोड बना के याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। कहने का मतलब ये है, बग़ैर इसके याद किए हुए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं हो सकता। आइए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने देखी और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने यही देखा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम है, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है, गोल्ड है या ऑरियम है। तो इस हिसाब से आप ऊपर से लेकर नीचे तक जाएं और हर मेटल को गौर से देखें कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इस बेसिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो रिएक्शंस दी गई थी, उनमें से एक टाइप है, बहुत ही कीमती टाइप, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, आप देखिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को स्टाइल में लिखा गया है, मतलब x पर पावर n कर दिया गया है। x पर पावर n, तो ये भी रिएक्शन होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं।
फिर आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद फिर आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी टाइप्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टाइप्स हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि ये जितने भी रिएक्शंस हैं सब में एक अलग तरह का रिएक्शन होता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हर टाइप में एक और टाइप पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ही 10th स्टैंडर्ड पर है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैंने पढ़ाया था आपको, अपनी क्लास में पढ़ाया था, अपने स्कूल में पढ़ाया था, अपने बैच में पढ़ाया, और आज आप सबको कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा इस पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन के कई कॉन्सेप्ट, लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही वाला जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑन द अदर हैंड जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन रिमूव होती है, निकलती है तो रिडक्शन होता है। एनीवे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिफाइन करता है कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन। एनीवे, आज हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हम आज बेसिकली जो कंसंट्रेट करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको सुनते ही बड़ा जज्बा जाग जाता है, सामाजिक जज्बा। साइंस में तो जो है वो तो वही है। सामाजिक जब जज्बा या सोशल जो इमोशंस होते हैं, वो क्या है? वो ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो पावरफुल लोग होते हैं कमज़ोरों की कुर्सियां छीन लेते हैं। जहां वो बैठा होता है सीट, वो जाते हैं, उसे पकड़ते हैं और वहां से हटा देते हैं और उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। वो उसको हटा दिया, वो चला गया, उसको भगा दिया वहाँ से। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में या साइंस में आते हैं तो इसको हम यूं बताते हैं XY प्लस Z। जब रिएक्ट करेंगे ये दोनों आपस में, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जो मिलता है हमें प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका XZ और प्लस Y रिमूव हो गया यहाँ से। इस रिएक्शन को होने के लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये जो Z है वो Z अगर Y को रिलीज कर रहा है, यहाँ से हटा रहा है, तो Z Y से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। यानी अगर हम अभी जो बात कर रहे थे कि मैं वही पोटेशियम हूँ जो रिएक्टिव है बहुत, तो रिएक्टिविटी सीरीज में Z की वैल्यू मतलब Z की रिएक्टिविटी Y की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है, वरना नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए, कॉपर सल्फेट का, और इसमें जिंक रॉड को डिप कीजिए, जिंक रॉड। जब आप ऐसा करेंगे तो
आप पाएंगे कि ये प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ ZnSO4 और प्लस Cu। आपने देखा इसमें कि Zn कॉपर को हटा रहा है। इसका मतलब ये है कि Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब आप गौर फरमाएंगे तो यही पाएंगे कि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। जिंक इसको हटा करके जिंक सल्फेट बना पाएगा। लेकिन अगर कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए, देन व्हाट हैपन, ZnSO4 प्लस Cu, तो आप वही बता पाएगा इसे, जिसे ये पता होगा कि कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने देखी तो उसमें यही पाया आपने कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को नहीं अलग कर पाएगा, जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इसलिए इसके आगे आमतौर से लिखा रहता है, बुक में भी लिखा रहता है और आपको यहाँ पर भी मिल रहा है नो रिएक्शन, यानी इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस बेसिस पर बच्चों बहुत सारे रिएक्शंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमाकर भी पूछे जाते हैं। एक बार मैंने आपको ये भी बताया था, एक वीडियो बनाया है मैंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे देना है। तो ये पूरा आधा घंटा का मैंने वीडियो बनाया है भाई, देख लेना गौर से ज़रा। कैसे पूछे जाते हैं मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि इस वक्त जो क्वेश्चन आंसर मतलब जो पैटर्न है क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है आंसर उसी का देना होता है, न तो उससे ज़्यादा लिखना होता है और न ही उससे कम लिखना होता है, और जो पूछा जाता है वही लिखना होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना। ये बड़ी ख़राब आदत है हमारे शायद हमारे खून में शामिल है कि जब हमें कुछ नहीं आता है तो फालतू की बातें करने लगते हैं, उसी में अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं। ये सब दौर हमारा था जब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में या 12th क्लास में, तो उसमें एक रिवाज था कि कौन सबसे ज़्यादा लिख के आता है। अब खूब लिखते थे हम, 10 पेजेस लिख देते थे, तो टीचर देखता था हाँ बड़ा अच्छा लिखा है और बहुत ज़्यादा लिखा है, तो उस पर मार्क्स दे देता था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बस ऐसा ही है कि ताजमहल की कहानी, ताजमहल जो आगरा में है, शाहजहाँ ने जिसे बनवाया, ताजमहल जो बनवाया था बादशाह ने, शाहजहाँ ने, उस पर एक बार निबंध लिखने के लिए कहा गया, इससे लिखने के लिए कहा गया, तो लोग बड़ा खुश हुए। ये IAS में सवाल पूछा गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कि इस पर लिखिए, तो लोग ये समझे कि हम अगर ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा ही सिलेक्शन होगा। तो लोगों ने खूब लिखा, कोई 20 पेज लिखा, कोई 50 पेज लिखा, कोई उसका भी बाप निकल गया तो 100 पेज लिखा। एनीवे, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन उसका हुआ था जिसने सिर्फ एक लाइन लिखा था। सबने बहुत कुछ लिखा कि इसे शाहजहाँ ने बनवाया, मुमताज़ की याद में बनवाया और आगरा में है और जमुना के किनारे है एंड सो ऑन, बहुत कुछ लिखा, जो कुछ भी जानते थे वो हिस्ट्री सब लिख डाला। लेकिन एक साहब ने ये लिखा था, जिनका सिलेक्शन हुआ IAS में, उन्होंने ये लिखा, ताज इज़ द टीयर ऑफ 2 डियर आइज। ताज इज़ द टीयर ऑफ 2 डियर आइज। डियर का मतलब प्यारी, आइज का मतलब आँखें। तो ताज जो है 2 प्यारी प्यारी आँखों से निकले हुए आंसू का नाम है। अब इसमें पूरी कहानी आ जाती है, तो कुछ इस तरह का आंसर आपको देना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। चलिए, आप इतने बड़े फिलोसफर तो हो नहीं सकते, जाहिर है, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो पूछा जाता है तो वो लिख सकते हैं। बेटा अब आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें खामखा उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो अपनी, और बेकार की बातें लिख रहे हो, बेतुकी बातें।
अगर तुक की भी बातें आप लिखते तो मान लिया जाता कि हाँ भाई आपको याद नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आया, फिर भी कुछ लिखा, लेकिन आप बिल्कुल बेतुकी लिखते हो जिसका कोई तुक ही नहीं होता। तो इस तरह का काम नहीं करना है। साइंस में खास तौर से पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। एनीवे, वो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। तो ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर जिंक को रिमूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर के पास इतनी ताकत नहीं है, ये इसकी औकात नहीं है कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर जिंक को अलग कर दे। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस पूछे जाएंगे, बोर्ड में पूछे जाते हैं आमतौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दिन एक सवाल पूछा था मैंने किसी लड़के से, वो बता नहीं पाया था तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। अब ऐसे भी बहुत सारी वर्कशीट मैंने एक्सप्लेन की है अपने इस चैनल पर, लेकिन बीच में ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी यार, क्या बताएं, इतनी माहौल ही ऐसा कुछ हो गया। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं वर्कशीट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक दिन एक बच्चा जो था उसने मूड घुमा दिया, सवाल ही नहीं बता पाया, तो ये मुझे घूम रहा था कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एनीवे, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बहुत कुछ नहीं बता करके किसी और वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय, थैंक यू।